डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल है लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, साथ ही साथ इसके सिद्धांत कौन से हो सकते हैं या फिर इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो लिमिटेशन से रिलेटेड है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी मीनिंग देख चुके हैं समन्वय का, तो इसकी लिमिटेशंस जो है वो भी इसकी प्रक्रिया से रिलेटेड हो सकती हैं। तो समन्वय प्रक्रिया की कुछ सीमाएं और समस्याएं हैं, और ये सीमाएं और समस्याएं जो होती हैं उनमें सुधार करना आवश्यक हो जाता है। तो इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी है, वन बाय वन हम देखते हैं। पहला आता है डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, यानी कि हितों की भिन्नता। संगठन के विभागों और जो उपविभाग होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ में प्रायोरिटीज़ और हित जो है वो अलग अलग होते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि समन्वय में बाधाएं पैदा हो जाती है, क्योंकि सबकी इंटरेस्ट अलग अलग है तो नेचुरल है कि उनको कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा आता है गतिशील मानवीय व्यवहार, यानी कि डायनेमिक ह्यूमन बिहेवियर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हमेशा चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है, और व्यक्तियों के दृष्टिकोण, उनकी जो चिंतन शैली होती है या उनकी जो परफॉर्मेंस करने की हैबिट्स होती है, उनके जो कार्य प्रणाली होती है, विचारधाराएं बदलती रहती हैं, और उसका रिजल्ट निकलता है कि जो मैनेजर होता है उसको कर्मचारियों के व्यवहार को समझने और उनको कोऑर्डिनेट करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। थर्ड हम ले सकते हैं एनवायरमेंटल डायनामिक्स, यानी कि वातावरण गतिशीलताएं। प्रत्येक संस्था और एक गतिशील वातावरण में काम करती है, चेंजेबल एनवायरनमेंट में काम करती है। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उन पर बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या आप तकनीकी, राजनीतिक, बाह्य घटकों का प्रभाव पड़ता है, और बाह्य जगत में होने वाले इन चेंजेस के कारण कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हम मान सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों की आकांक्षाएं। तो प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम अनेक समूहों और पक्षकारों, यानी कि शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ऋणदाता हो सकते हैं, सप्लायर्स पूर्तिकर्ता हो सकते हैं, कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, समुदाय हो सकता है, सरकार हो सकता है, इन सब से निर्मित एक सिस्टम है, और इन सभी पक्षकारों की संस्था से अनेक आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। तो इनके हितों को एकीकृत करना एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक काम हो सकता है, डिफ़िकल्ट काम हो सकता है। नेक्स्ट है सीमित योग्यताएं, लिमिटेड स्किल्स हो सकते हैं। समन्वय एक व्यापक लीडरशिप और मैनेजरियल एबिलिटी का काम है। कोऑर्डिनेशन करने के लिए मैनेजर में निर्देशन, संप्रेषण, नियोजन, नियंत्रण, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन आदि योग्यताओं का होना आवश्यक होता है, और इनके अभाव में प्रबंधक कर्मचारियों में टीम स्पिरिट उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ ग्रुपिज्म हो सकता है, दलबंदी हो सकती है। कई बार इंस्टीट्यूशंस में कई कारणों से, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, भाषा, प्रांत, दृष्टिकोण आदि के कारण भी एम्प्लॉयज़ में ग्रुपिज्म हो जाता है, गुटबाजी पनपने लगती है, और जिसका कि समन्वय करना बहुत ही कठिन हो जाता है। साथ ही साथ माल टेंडेंसीज हो सकती हैं, दूषित प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक कोऑपरेशन की व्यवस्था है, सहयोग की व्यवस्था है, किंतु कई बार कर्मचारियों में अनेक दूषित प्रवृत्तियों, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन है, स्वार्थ है, चापलूसी है, संकीर्णता है, विरोध है आदि के कारण टीम भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और फलस्वरूप जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो करना कठिन हो जाता है। और लास्ट इसकी सीमा हम देख सकते हैं डिफेक्टिव कोऑर्डिनेशन टेक्निक, यानी कि प्रत्येक उपक्रम की प्रकृति और समस्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अनेक बार संचालन संबंधी कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन प्रयोग में की जाने वाली समन्वय तकनीकों में अनेक कमियाँ बनी रहती है, और उसका रिजल्ट निकलता है कि समन्वय से वांछित जो रिजल्ट्स हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इसी के साथ में एक टॉपिक और आता है कि अचीविंग इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन,
यानी कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन प्रभावशाली समन्वय की स्थापना कैसे की जा सकती है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात तो है कि उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक ह्यूमन बींग या एम्प्लॉय और विभाग को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसके लिए जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के जो संस्था के हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या करें। दूसरा, प्रभावशाली समन्वय की स्थापना के लिए जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो है प्रेशियस प्लान्स, यानी कि प्रिसाइज प्लान्स होने चाहिए, निश्चित योजनाएं होनी चाहिए। निश्चित और स्पष्ट योजनाएं कोऑर्डिनेशन को इफ़ेक्टिव बना सकती हैं। साथ ही साथ साउंड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सुदृढ़ संगठन, क्योंकि कार्यों के जो ग्रुपिज्म है और या विभागीकरण है उस पर उचित ध्यान देकर समन्वय को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्लियर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अधिकार एवं दायित्वों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, क्योंकि अधिकारों के दोहराव और उत्तरदायित्वों को अनिश्चितता को दूर करके समन्वय में सुधार किया जा सकता है। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, कुशल संचार प्रणाली होनी चाहिए, क्योंकि समन्वय की उत्तमता संप्रेषण प्रणाली पर भी निर्भर करती है। तो इसके लिए विभिन्न तरह के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि समितियां हैं, सामूहिक निर्णय, रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स है, व्यक्तिगत संपर्क आदि का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, दलीय कार्य इच्छा, कुशल नेतृत्व होना चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप समन्वय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। योग्य निर्देशन और उचित दिशा निर्देशों के प्रयासों को संबद्ध किया जा सकता है। और कॉमन टर्मिनोलॉजी भी होनी चाहिए, सामान्य शब्दावली। संस्था में समान प्रकार के कार्यों और स्थिति के लिए समान शब्दों और नामों का प्रयोग करके संदेह, भ्रम और जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ समूहित होना चाहिए, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि डी मूने भी लिखते हैं कि वास्तविक समन्वय सामूहिक हित पर आधारित होता है। और जो लास्ट इसमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट है वो है प्रॉपर टाइमिंग। समय तत्व भी समन्वय का सार हो सकता है। उचित समय पर कार्यवाही या प्रयास न करने पर समन्वय असफल हो सकता है। तो इस तरह से ये लिमिटेशंस थी, और साथ ही साथ अचीविंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैसे हम कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा समन्वय की तकनीकों पर।